मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और जैसे ही कोई वीडियो अपलोड होगी तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी और साथ में एक बेल आइकन है, उसको प्रेस करना ना भूलें। आज का हमारा टॉपिक है, कल हमने इनकम टैक्स में कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स को डिस्कस किया था, उसी सिलसिले में हम आगे और कुछ हमारे पास टर्म बची हुई है उनको एक्सप्लेन करेंगे। आज हमारी जो पहली टर्म है वो है इनकम। इनकम मतलब आय। हमारा जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 है वो सारा का सारा इनकम के ऊपर ही बेस्ड है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी इनकम क्या होती है, व्हाट इज इनकम। हमें पता होना चाहिए कि इनकम क्या होती है। लेकिन जो हमारा 1961 एक्ट है उसमें कहीं भी किसी भी सेक्शन में इनकम की को डिफाइन नहीं किया गया, उसकी कोई डेफिनेशन नहीं दे रखी है। लेकिन एक जगह कंपनी जो हमारा एक्ट है इनकम टैक्स एक्ट, उसका सेक्शन 2 सबसेक्शन 24 में इनकम में हम किन किन को इंक्लूड करेंगे, क्या क्या इंक्लूड करेंगे, क्या क्या शामिल होगा, इसके बारे में बताया गया। तो इनकम में हम क्या क्या शामिल करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉफिट। अगर हम कोई बिजनेस चलाते हैं तो उसके दौरान हमें जो प्रॉफिट होता है वो हमारी इनकम होती है। डिविडेंड, सेकेंड टर्म हमारी है डिविडेंड। डिविडेंड जब मान लो कोई पर्सन इन्वेस्टमेंट करता है, शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करता है, तो उसको उसके बदले में जो इनकम मिलती है उसको हम डिविडेंड बोलते हैं। डिविडेंड को भी हम इनकम में शामिल करेंगे। किसी पर्सन को सैलरी मिलती है, मान लो कोई नौकरी करता है, कोई जॉब करता है, उसके बदले में उसको सैलरी मिलती है, वो भी हम इनकम में शामिल करते हैं। सैलरी के अलावा उस कर्मचारी को कोई प्रिक्विजिट्स मिलते हैं, किसी प्रकार के अनुलाभ मिलते हैं, जैसे कार की फैसिलिटी मिलती है, फ्रिंज बेनिफिट्स मिलते हैं, कुछ अलाउंसेस मिलते हैं, HRA है, DA है। ये जो अलाउंसेस हैं वो सारे भी हमारी इनकम में काउंट किए जाते हैं और वो हमारी इनकम टैक्सेबल होती है। कई बार क्या होता है, कर्मचारियों को सैलरी के अलावा अन्य जो फैसिलिटी मिलते हैं जो हमारी सैलरी की तरह ही होते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी। सैलरी के बदले में मिलने वाले लाभ, प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, यानी कि सैलरी के बदले में हमें जो लाभ मिलता है वो भी हम इनकम में शामिल करते हैं। अगर मान लो कीमैन बीमा पॉलिसी से जो इनकम होती है वो भी हम इनकम में शामिल करते हैं। कीमैन वर्ड इसमें आया है। कीमैन का मतलब क्या होता है, जैसे एक एम्प्लॉयर का अपने एम्प्लॉयज की जीवन में हित होता है, उनका इंटरेस्ट होता है कि एम्प्लॉयर के द्वारा अपने कर्मचारियों का बीमा करवाया जाता है, वो हमारी कीमैन बीमा पॉलिसी मानी जाती है। अगर उससे हमें कोई बेनिफिट मिलता है वो भी हम इनकम में शामिल करते हैं। अगर मान लो कोई कोऑपरेटिव बैंक का मेंबर है, वहां से हमें कोई इनकम मिलती है, वो भी हम इनकम में शामिल करते हैं। मान लो कोई कैपिटल एसेट्स, जो पूंजीगत एसेट्स होती हैं जिनको ट्रांसफर करने से हमें कोई लाभ होता है, वो भी हम इनकम में शामिल करते हैं। कोई हाउस प्रॉपर्टी है, उसके बदले में हमें किसी प्रकार की कोई इनकम होती है, वो भी हम इनकम में शामिल करते हैं। इसके अलावा इसमें और कुछ आइटम्स होती हैं। मान लो किसी कर्मचारी को नौकरी से हटा दिया जाता है या वो रिटायरमेंट होती है, उस कर्मचारी की रिटायरमेंट की जाती है, उस टाइम पे कर्मचारी को प्रोविडेंट फंड के रूप में या उसको कॉम्पनसेशन के रूप में, अगर रिट्रेसमेंट होती है तो उस टाइम उसको कॉम्पनसेशन मिलता है। इस प्रकार की एक मुफ्त इकट्ठी अमाउंट मिलती है, वो भी हम इनकम में शामिल करते हैं। क्लियर है ये कि इनकम में हम क्या क्या शामिल करते हैं। ये तो हमारे कुछ पॉइंट्स थे, 10-12 पॉइंट्स थे जो हम इनकम में शामिल करते हैं। उसके बाद इनकम एक्चुअली में होती क्या है। इनकम क्या होती है, एक मॉनेटरी इनकम। इनकम को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, 2 सेक्शन सबसेक्शन 224 में। फर्स्ट, इनकम को कैसे डिफाइन किया जाता है। सेकेंडली, इनकम का मीनिंग क्या है। मीनिंग मतलब मॉनेटरी इनकम, जो इनकम होती है वो हमारी मॉनेटरी इनकम होती है या जिसको हम मुद्रा में माप सकते हैं, वही हमारी इनकम होती है। और इस इनकम को होने के लिए एक फिक्स्ड, एक स्पेसिफिक रिसोर्सेज होना चाहिए, किसी निश्चित साधन से हमें वो इनकम होनी चाहिए, उसको ही हम इनकम मानेंगे। थर्डली है
इनकम को जब हम डिफाइन करते हैं, इनकम को हम इनकम में इंक्लूड करते हैं, उस टाइम हमें कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको ध्यान में रखना चाहिए। कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स या बातें हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है कि हम उसको इनकम में शामिल करेंगे या नहीं करेंगे। सबसे पहले हमने अभी बात की थी, जो आय होती है, जो इनकम होती है, उसका कोई ना कोई एक स्पेसिफिक साधन होना चाहिए, रिसोर्स होना चाहिए कि जिस पर्टिकुलर रिसोर्स से हमें वो मिल रही है, एक विशिष्ट साधन से हमें मिलनी चाहिए। सेकेंडली, जो इनकम होती है, चाहे हमने वो लीगली तरीके से कमाई हो या इलीगल, जब इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग टैक्स लगता है तो वो ये नहीं देखता कि वो इनकम हमने लीगल तरीके से कमाई है या इलीगल तरीके से, वैधानिक या अवैधानिक तरीके से कमाई है। इनकम का मतलब इनकम होता है, चाहे उसको कमाने का तरीका कोई भी हो सकता है। उसके अलावा थर्डली पॉइंट, ये जरूरी नहीं कि इनकम रेगुलर हो। रेगुलर मतलब नियमित, कि हमें हर रोज हो, महीने में हो, एक वीक में हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इनकम कभी भी हो सकती है, वो रेगुलर बेस पे भी हो सकती है, मंथली बेस पे भी हो सकती है, वीकली बेस पे भी हो सकती है, और साल में एक बार भी हो सकती है। फोर्थ पॉइंट क्या है, आय हमें बाहर से प्राप्त होनी चाहिए। ये नहीं है कि हमारी खुद के ही रिसोर्सेज, मतलब अपनी खुद की आय होनी चाहिए। इसका हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं, उनके सभी मेंबर मिलकर चंदा इकट्ठा करते हैं और वो उस पैसे का इन्वेस्ट करते हैं और फिर उससे बेनिफिट कमाते हैं, तो उसको हम इनकम में इंक्लूड नहीं करते। इनकम का जो सोर्स होता है हमेशा आउटसाइडर होना चाहिए। ये जरूरी नहीं कि जो इनकम होती है वो मॉनेटरी रूप में, कैश के रूप में भी हमें मिले, इन कैश ऑफ काइंड, या वो किसी दूसरे प्रकार से भी हमें मिल सकती है। जरूरी नहीं कैश है, जैसे सैलरी में हमें जो हमारा कर्मचारी होता है उसको सैलरी के अलावा दूसरे बेनिफिट्स मिलते हैं, उनको भी हम इनकम में शामिल। पॉइंट है हमारा, इनकम हमारी स्थायी या अस्थायी रूप से, जरूरी नहीं कि वो कभी कभी भी मिलने वाली हो सकती है या परमानेंटली। ऐसा नहीं है कि अगर हमें परमानेंटली मिलेगी तो ही हम उसको इनकम में शामिल करेंगे, चाहे वो हमें परमानेंटली मिले या नॉन परमानेंटली मिले, इनकम जब भी मिलेगी उसको इनकम में काम शामिल करेंगे, चाहे वो निरंतर हो, स्थायी हो, नियमित हो, अनियमित हो, इनकम ही होती है। कमाई गई या प्राप्त की गई, इसमें एक वर्ड है अक्रूड और एक है रिसीव्ड। हमें इन दोनों वर्ड को ध्यान में रखना है, चाहे हमने इनकम अक्रूड कर रखी है या फिर हमने वो प्राप्त कर रखी, रिसीव कर रखी है, दोनों को ही हम इनकम में शामिल करेंगे। खर्चों के जो कॉम्पनसेशन मिलते हैं, अगर हम कोई एक्सपेंडिचर करते हैं उसके बदले में हमें कोई कॉम्पनसेशन मिलता है, वो हमें इनकम में शामिल नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारे ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस होते हैं, अगर वो हमें कॉम्पनसेशन के रूप में मिलते हैं तो उसको हम इनकम में शामिल नहीं कर सकते। एक इसमें एक पॉइंट और आता है, अगर मान लो किसी व्यक्ति की इनकम पर किसी दूसरे व्यक्ति की लीगल चार्जेस या लीगल उसके ऊपर प्रभार उत्पन्न होता है, वहां तक उसकी इनकम को डिडक्ट कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई पर्सन है, उसकी इनकम पर उसी के किसी फैमिली मेंबर का कोई न कोई प्रभार उत्पन्न होता है। जैसे मान लो कोई पर्सन है, उसकी इनकम है 30,000 रुपीज और उस 30,000 रुपीज में से उसको 2,000 रुपीज पर मंथ, अपने एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे थे, मान लो किसी पर्सन की इनकम है 30,000 और उस मंथली इनकम में से 2,000 रुपीज, ये एक्स पर्सन है, इसकी इनकम 30,000 रुपए, वो 2,000 रुपए अपने किसी फैमिली मेंबर को दे रहा है, तो जो इसकी इनकम होगी वो 30,000 नहीं होगी, बल्कि कितनी इनकम होगी इसकी, 28,000। ये इनकम इसकी टैक्सेबल इनकम मानी जाएगी। और जो ये 2,000 रुपीज है, इसके ऊपर टैक्स देने का अधिकार उस व्यक्ति को होता है या उसकी ड्यूटी बनती है जिस व्यक्ति को ये इनकम मिलती है। इसके अलावा जो हमारी गौशाला हैं, जो डोनेशन ट्रस्ट हैं, उनकी जो इनकम होती है वो इनकम में काउंट नहीं होती। एक हमारा पॉइंट है सेविंग, जो हम अपनी बचत करते हैं वो। नेक्स्ट पॉइंट हमारा सेविंग्स, जो हम सेविंग्स करते हैं, जो अपनी इनकम का कुछ हिस्सा बचाकर हम सेविंग्स करते हैं, उसको इन्वेस्ट करते हैं, तो जो सेविंग्स होती है वो हमारी इनकम में इंक्लूड नहीं होती। एक होती है विवादास्पद इनकम। विवादास्पद मतलब एक ऐसी इनकम है जिसके ऊपर, मान लो कोई इनकम है
उसके ऊपर दो व्यक्तियों का आपस में विवाद है, फॉर एग्जाम्पल ए और बी। ए व्यक्ति कहता है कि इनकम मेरी है और बी व्यक्ति कहता है कि इनकम मेरी। हमें किस व्यक्ति की इनकम में उसको इंक्लूड करना, हमने ये देखना कि वो इनकम कमाई किसने, रिसीव्ड किसने की। जिस व्यक्ति ने उस इनकम को रिसीव किया है उसी व्यक्ति की इनकम में उसको शामिल किया जाएगा। ये हमारा इनकम का पॉइंट था। इसमें 3 चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है कि इनकम क्या है, इनकम में हम किन किन को शामिल करेंगे, इनकम क्या है, और जब हम इनकम को डिफाइन करते हैं उस टाइम हमें कुछ इम्पोर्टेंट फैक्टर्स को ध्यान में रखना पड़ता है। नेक्स्ट हमारी टर्म है GTI, ग्रॉस टोटल इनकम। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टर्म है और जब हमारा प्रैक्टिकल पोर्शन करेंगे उसमें काफ़ी बार यूज होगी। इसमें हमें इसका जो ग्रॉस टोटल इनकम है ये कौन से सेक्शन में, 80B सब सेक्शन 5 के अंदर इसको डिफाइन किया गया है। इसमें सिर्फ 5 ही पॉइंट्स हमारे होते हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी हेड, सेकेंडली होता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, ये 5 शीर्षक होते हैं हमारी इनकम के। इसके अलावा हमें कहीं और से इनकम नहीं मिलती। जो भी इनकम होती है हमें इनको इन 5 पार्ट्स में ही बांटना होता है। कैपिटल गेन है, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। जो इनकम इन ऊपर वाले 4 हेड्स में नहीं आती उस इनकम को हम 5वीं हेड में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में इंक्लूड करते हैं। सैलरी हेड में जो इनकम आती है उसमें सैलरी से रिलेटेड जितनी भी इनकम होती है वो सैलरी हेड में डालते हैं। सेकेंडली है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड, जो हाउस प्रॉपर्टी की कोई भी अगर इनकम होती है वो हम हाउस प्रॉपर्टी हेड में डालते हैं। थर्ड है कैपिटल गेन हेड। कैपिटल, जब हमारी फिक्स्ड एसेट्स या किसी भी एसेट्स को हम ट्रांसफर करते हैं उससे जो हमें गेन या लॉस होता है उसको कैपिटल गेन हेड में डालते हैं। इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड, अगर कोई व्यक्ति बिजनेस करता है या प्रोफेशन करता है उसकी इनकम बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड के अंडर टैक्सेबल होती है। जो इनकम इन चारों हेड में नहीं आती वो इनकम कहाँ जाएगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये हम 5 हेड करेंगे 1 बाय 1 इस सेमेस्टर में हम आगे करेंगे। ये थी हमारी ग्रॉस टोटल इनकम। अगर हम इन 5 का टोटल कर देते हैं तो वो हमारी होती है ग्रॉस टोटल इनकम। इसके नेक्स्ट ग्रॉस टोटल इनकम के बाद आती है हमारी, हम टोटल इनकम निकालेंगे। टोटल इनकम हमारे कौन से सेक्शन में दे रखी है, सेक्शन 2 सब सेक्शन 45। जब हमारी GTI आ जाती है उसमें से लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U। 80C से 80U के अंदर हमें बहुत सारे डिडक्शंस मिलती हैं, कटौतियां मिलती हैं। उन कटौतियों को लेस करने के बाद जो हमारी इनकम बचती है वो हमारी इनकम हो जाती है टोटल इनकम। फिलहाल आप इतना ही समझिए कि टोटल इनकम क्या होती है और ग्रॉस टोटल इनकम क्या होती है। GTI का जो पार्ट है वो हम इस सेमेस्टर में पढ़ेंगे और जो टोटल इनकम का हमारा 80C से 80U का पार्ट आता है वो हम सेकंड सेमेस्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कैजुअल इनकम। टर्म है कैजुअल इनकम। कैजुअल मतलब आकस्मिक। आकस्मिक वर्ड तो आपको सुनाया होगा, इसको हम बाय चांस बोल सकते हैं, बाय चांस। जैसे कई बार हम कहते हैं कि ये लॉटरी लग गई, हमने ये जीत लिया, हमें वहां से इनकम मिल गई, वो उस टाइप की जो इनकम होती है वो क्या होती है, कैजुअल इनकम। कई बार हम कहते हैं ना कि देने वाला जब भी देता छप्पर फाड़ के, वो इस टाइप की इनकम को ही हम कैजुअल इनकम बोलते हैं। इसमें ये जो कैजुअल इनकम होती है हमें कोई रेगुलर इनकम नहीं होती,
ये इरेगुलर होती हैं और लाइफ में कभी कभार हमें मिलती है, हर बार हमें नहीं मिलती। और ये हमारी आशा के विपरीत होती है, उसकी हमें कोई आशा नहीं होती कि वो इनकम हमें होने वाली है। पहले से ही हमें कोई पता नहीं होता, अंदाजा नहीं होता कि वो इनकम हमें मिलने वाली होती है। जैसे क्रॉसवर्ड गेम्स होते हैं, कार्ड गेम होते हैं, पजल्स, हॉर्स रेस, लॉटरी। इस प्रकार से हमें जो भी इनकम होती है उसको हम कैजुअल इनकम मानते हैं, जो हमें कभी कभार ही मिलती है। इसका एक तरीका होता है, जब भी हमें इनकम मिलती है, इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग क्या कहते हैं कि जब हमें इस प्रकार की कोई इनकम मिलती है उसके ऊपर 30% के हिसाब से टैक्स लगता है। जो भी इनकम होती है 30% के हिसाब से टैक्स लगता है। और जहां पर हमने ये इनकम कमाई होती है उसका जो स्पॉन्सर होता है वो हमें 30% टैक्स काट कर हमें पेमेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने 1 लाख रुपए की लॉटरी जीत ली, विन लॉटरी ₹1 लाख। जब हमें 1 लाख रुपए की लॉटरी जीतते हैं तो हमें 1 लाख रुपए नहीं मिलेंगे, बल्कि हमें कितने मिलेंगे? 1 लाख का अगर 30% हम डिडक्ट कर देंगे तो कितना मिलेगा हमें? 70,000 रुपए। जो हमारी कैजुअल इनकम होगी वो कितनी होगी? 70,000 रुपए। और जब हम एक बार किसी इनकम के ऊपर टैक्स पे कर चुके होते हैं तो दोबारा उस इनकम के ऊपर टैक्स पे नहीं करेंगे। कैजुअल इनकम से रिलेटेड कुछ प्रोविजंस हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो कैजुअल इनकम कमाने के लिए जो भी हमने खर्चा किया, फॉर एग्जांपल हमने लॉटरी के लिए टिकट्स खरीदे हैं, तो जो टैक्सेबल इनकम होती है उसमें से उस एक्सपेंडिचर को घटाने की परमिशन नहीं है, यानी कि वो डिडक्टेबल नहीं है, उनको हम नहीं घटा सकते। हमने 1 लाख रुपए जीते हैं तो 1 लाख रुपए ही हमारे क्या होंगे? टैक्सेबल होंगे। मान लो हमने 1 लाख रुपए के लिए 2,000 रुपए की टिकट लिया, तो जो टिकट का खर्चा है 2,000 रुपए वो हमारा डिडक्टेबल नहीं होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारा कोई भी खर्चा कटौती योग्य नहीं होता। सेकेंडली, अगर मान लो हमें कोई लॉस हो जाता है, जैसे हॉर्स रेस, हम हॉर्स रेस करवाते हैं, इसमें मान लो हमें कोई लॉस हो जाता है तो उस लॉस की भरपाई भी हम नहीं कर सकते। थर्ड पॉइंट क्या इसका? टीडीएस कटता, जो हमें अभी हमने एक्सप्लेन किया है कि जहां पर हम ये इनकम कमाते हैं वहीं पर हमें टैक्स काट कर पेमेंट की जाती है। फोर्थ पॉइंट है जो टैक्स का रेट है वो 30%। तो ये हमारी कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स थी इनकम टैक्स की, जो हमें बहुत ही यूजफुल रहेंगी आगे का सिलेबस करने के लिए। सो इनको ध्यान से देख लेना एक बार। अगर कोई प्रॉब्लम है किसी को भी तो वो कमेंट बॉक्स में छोड़ सकता है, उसका जो भी डाउट होगा वो नेक्स्ट सेशन में क्लियर किया जाएगा। थैंक यू।